आज की मेरी ये जो खबर है उन तमाम महिलाओं के लिए जो घर के साथ बाहर भी काम करने जाती हैं। सोचिए एक महिला को कितने स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। मानसिक प्रताड़नाओं के साथ साथ शारीरिक शोषण तक सब कुछ सहने के बाद भी वो अपना अधिकार और अपने लिए काम करने के लिए समय निकाल पाती हैं। सोचिए इसके बावजूद तमाम महिलाओं के हक अधिकारों की बात करें तो इस देश में अभी भी आधी आबादी का हक अधिकार लेना बाकी है। इसके बारे में ना कोई सरकार में बैठे सत्ताधारी चर्चा करते हैं और ना ही 78 से ज्यादा सांसद महिलाएं वो महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी, महिला आरक्षण की बात करेंगी, लेकिन जब बात आती है महिला सुरक्षा की तो सबके सब खामोश हो जाते हैं। आप देखेंगे लगातार किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा में लगातार चूक हो रही है। इस देश के लिए सबसे ज्यादा गंभीरता का विषय है। मणिपुर हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों को अगर हम उठाकर देखते हैं तो वहां पर महिलाओं का जो डेटा है वो असुरक्षा के मामले में अपनी चरम सीमा पर है। आप देखेंगे कि महिलाओं को कैसे नग्न कर कर सड़कों पर घुमाया गया था और इसके साथ साथ सोचिए महिला रेसलर खिलाड़ी देश की राजधानी में जंतर मंतर पे जस्टिस मांगने के लिए सरकार से गुहार लगा रही थी, लेकिन सरकार ने बैरिकेड या लाठीचार्ज किया, कुछ नहीं किया, उनको घसीटा गया। वही रेसलर्स जो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, जो देश की बेटी होती हैं एक समय पर, लेकिन जब न्याय की बात आती है, जब उनके आत्मसम्मान पर बात आती है तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी की बेटी हो जाती है। वैसा ही कुछ हुआ टीवी चैनल में, किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। अब ये गंभीरता का विषय बनता जा रहा है कि कॉरपोरेट जगहों पर महिलाओं का शोषण किस तरीके से हो रहा है। ना महिलाएं काम कर पा रही हैं और जो काम करने में सक्षम है, जो काम करने के लिए काबिलियत रखती हैं, उनके साथ किस तरीके का मेंटल हैरेस के साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है। ये सोचने वाली बात है। ये इसलिए होता है कि महिलाओं के मुद्दों को हमेशा कमजोर बनाया जाता है, ये कहकर अरे ये तुम महिला हो, किसी पर आरोप लगाओगी तो 4 लोग तुम्हें काम नहीं देंगे, अरे तुम घर की इज्जत को बाहर उछालोगी तो 4 लोग क्या कहेंगे, अरे तुम ये चीजें बाहर बोलोगी तो लोग तुम्हारे ही कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो इन 4 लोगों ने महिलाओं को कितना कमजोर बना दिया है। आज देश में हम सशक्तिकरण की बात कर लें या महिला रिजर्वेशन की बात कर लें या तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर लें, भाषणों में जुमलों में हम महिलाओं को लेके कुछ भी बोलें। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए उन्हीं के देश में कैसे कॉरपोरेट सेक्टरों में महिलाओं का शोषण हो रहा है। और ये कॉरपोरेट घरानों की बात नहीं है, ये तमाम स्थलों की बात करें। गांव में रह रही महिलाओं के साथ शोषण होता है, जिनकी तो कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की जाती। ये तो रोजमर्रा का जीवन का एक पार्ट बन चुका है। इस पर सरकार को, प्रशासन को, तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो तमाम मुद्दों पर तो आवाज उठाते हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुरुषवाद समाज में वो तमाम लोग पैरों को पीछे खींच लेते हैं। या ये कहें कि महिलाओं के द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा गंभीर आरोपों को कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उन्हें लगता है महिलाओं की आबरू नहीं होती है, उसको जैसे चाहे वैसे रौंदा जा सकता है। सोचिए कैसे टीवी चैनल में एक मुस्लिम महिला के साथ बर्बरता की जाती है, मुस्लिम महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना देकर उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए फोर्स किया जाता है और बिना किसी नोटिस पीरियड के उनको टर्मिनेट किया जाता है। अगर आप किसी के साथ हम बिस्तर नहीं होते हैं तो सोचिए आपकी नौकरी तक लोग खाने के लिए आ जाता है, आपको नौकरी से भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें बनती जा रही हैं। भारत कॉरपोरेट घरानों के, भारत की जो नौकरी व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है और ये सुधार लाने के लिए पूरे पुरुषवाद समाज को बदलाव की बहुत जरूरत है। सोचिए मुस्लिम महिला पत्रकार जिन्होंने तमाम सोशल मीडिया पर ये लेख लिखकर तमाम महिलाओं के लिए ये हिम्मत का काम किया और अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ये मेरा अनलॉफुल टर्मिनेट ऑर्डर है जिसे मैं बिना किसी शर्म के आप लोगों के सामने रख रही हूँ। अब ये जानिए कि मुझे दिया कैसे गया। मैं रोज की तरह ऑफिस गई। दिन शनिवार, जिस दिन 70% स्टाफ HR डिपार्टमेंट ऑफिस नहीं आता। एक वक्त सुबह 10:20 मेरी घेराबंदी, जबरदस्ती एक मीटिंग में ले जाया गया। मेरा सामान, बैग, मोबाइल अपने जब्त कर लिए गए थे। मुझे एक कमरे में बंधक बना लिया गया था। ना वॉशरूम जाने की इजाजत थी, ना ही माँ से फोन पर बात करने की इजाजत थी। घेराबंदी ऐसी कि कभी महिला गार्ड
दिखती तो कभी मेरे पास से मुस्कुराकर निकलता कोई आदमी। दहशत के मारे मैं वापस जाने की जिद करने लगी। मुझे चाय दी गई, मैंने नहीं पी। मुझे महिला गार्ड कहती, अरे मैडम पी लीजिए, कुछ मिलाया थोड़ी ना है, मैं पी कर दिखाऊं? मैंने कहा दीदी आप पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। क्यों नहीं पियोगी? पीना पड़ेगा। नहीं, मैंने नहीं पीना है तो नहीं पीना है। काफी देर तक फिर एक बिस्किट लाया गया। कहा अरे सर ने भेजा है, मैडम को बिस्किट खिलाओ। मेरी धड़कनें तेज होने लगी, मैं रोने लगी। फिर अमित बंसल नाम का एक व्यक्ति आता है। मुझसे जितनी बदतमीजी से वो बात कर रहा था उसने की डराया धमकाया, चिल्लाकर अपना रौब दिखाया, नौकरी से निकाल देने की धमकी दी, फौज की बहुत शिकायतों को निपटाने का दावा किया। मेरी कुर्सी के आसपास घूमकर चिल्लाकर सब हो रहा था। मैंने मीटिंग का एजेंडा पूछा, नहीं बताया। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा, नहीं बताया। खैर मैंने बाद में मालूम किया तो पता चला सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कोई हेड है। मैंने उसे बार बार अपनी फौज की शिकायत के बारे में बता रही थी। आईसीसी ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, जांच के नाम पे कैसे एक तरफा कार्रवाई की, सब बताया। मुझसे जांच के नाम पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए। कमेटी ने बताया नहीं सुनवाई होगी। फिर जबरन मुझे रेजिग्नेशन पे साइन करने की कोशिश की गई। मैंने साइन नहीं किया और वहां से जाने के लिए उठी तो मुझे जबरन रोकते हुए बोले कि तुम नहीं जा सकती हो, इसे टर्मिनेट करो। जानलेवा तरीके से मुझे बंधक बनाया हुआ था। मैं जाने के लिए फिर खड़ी हुई तो महिला गार्ड ने घेरा और जैसे तैसे मैं उस कमरे से बाहर निकली। उसने मेरे बैग की तरफ मेरे सामान से छेड़खानी की। मैं बेसुध होकर पहले खड़ी रही और अचानक कांपते हुए बैठ गई। फिर एक महिला गार्ड ने मुझे छुआ और बोली मैडम आपका शरीर ठंडा पड़ चुका है। दूसरी महिला गार्ड कहती है कि आई कार्ड दीजिए। इस दहशत भरे माहौल में मेरे पीरियड शुरू हो चुके थे मगर मेरी हालत कुछ बोलने की नहीं थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद सब घेर कर मुझे नीचे लाए। एक व्यक्ति पहले से लिफ्ट के पास लिफ्ट रोके खड़ा था। जैसे ही मैं नीचे आई फिर बैठ गई। मेरा शरीर हरकत नहीं कर पा रहा था। मुझे एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। एक महिला गार्ड को शायद मुझ पर दया आई, उन्होंने मेरा हाथ मला। इस पूरे घटना स्थल में अमित बंसल नाम मेरे आसपास घूमता रहा। मैं थोड़ी सामान्य हुई तो जैसे तैसे सबकी घेराबंदी मैं ही ऑफिस से बाहर निकली और गुप्ता चौक के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचिए जो हो रहा था वो परिवार को या मेरे किसी परिचित तक को नहीं पता था। मैं किसी मीटिंग में हूँ या क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने बहुत कम में बताने की कोशिश की। ये सब 2 घंटे से भी ज्यादा तक चला। जैसे तैसे मैं घर पहुंची और एचआर के साइन के लिए तैयार टर्मिनेट ऑर्डर मेरे निजी ईमेल पे भेजा जा चुका था। ये सब इसलिए किया गया ताकि आदतन लड़कियों को तंग करने वाले को बचाया जा सके, जैसे 2019 में भी बचाया गया। पीड़िता को इस तरह से यातनाएं दी गई थी, टर्मिनेट कर दिया था। मैं सोमवार को फिर ऑफिस गई एचआर से मिलने और अपना निजी सामान लेने। कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने 112 पर कॉल किया और फिर लिखित में थाने जाकर शिकायत दी। 5 फरवरी से अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। सोचिए जी न्यूज़ पर दबाव कितना ज्यादा होगा। पुलिस महकमे पर अकूक संपत्ति और साम्राज्य के आगे कहीं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अब लोगों के सहयोग के बिना मेरी मदद अधूरी है। मैं लोगों से मदद चाहती हूँ। नोएडा पुलिस एफआईआर करे। आरोपियों के खिलाफ इस तरीके से वो एफआईआर कराना चाहती है। सोचिए एक मुस्लिम महिला किस तरीके से अपनी जो दर्द है, दर्द भरी दास्तां बताने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में बताया। सोचिए पढ़कर मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए उन्होंने तो ये फेस किया था। 2.5 घंटे तक इस तरीके की प्रताड़ना उनको दी गई और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ गई यूपी पुलिस, कहाँ गया उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ गया बाबा का बुलडोजर, वो बात बात पे न्याय की गुहार लगाने वाले, महिलाओं को इंसाफ दिलाने वाले। और अब तक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि जहां अपराधी अगर महिला के साथ शोषण करते हुए घोषित हो गया दोषी तो उसको वहीं ऑन द स्पॉट उसका एनकाउंटर किया जाएगा। इस तरीके की चीजें सामने आती रहती है। लेकिन मयंक सोशल मीडिया पर लिखते हैं क्या हुआ यूपी पुलिस, अब सारी तेजी गायब हो गई। अरे एक्शन नहीं होगा, अब लानत है। 5 फरवरी से एफआईआर नहीं हुई, इस मामले में जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैकी यादव लिखते हैं ये है महिला मुस्लिम पत्रकार, ये जी न्यूज में काम करती हैं। इसका आरोप है कि इन्हीं के ऑफिस में इस्तीफा देने के लिए प्रताड़ित किया गया। इन्होंने जी न्यूज में कार्यस्थल पर यौन शोषण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई थी मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा इन्हें ही प्रताड़ित करके नौकरी से निकाल दिया। सोचिए मुस्लिम महिला का आरोप है ये सब इसलिए किया गया आदतन लड़कियों को तंग करने वाले को बचाया जा सके। मुस्लिम महिला ने नोएडा पुलिस को लिखित
शिकायत दी है, मगर अभी तक कोई FIR तक नहीं हुई है। सोचिए महिलाओं को कितने स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार लिखते हैं, ये सच है तो बहुत डरावना है और बर्बर है। चैनलों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा एकदम बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। गिद्ध संपादक और चैनल मैनेजमेंट लड़कियों को सामान की तरह देखते हैं। ये बहुत पुरानी रवायत है। पर्दे खुलेंगी तो बहुत सारी मटाढीस उजड़ते नजर आएंगे। ये लड़ाई अकेले तुम्हारी नहीं बल्कि सबकी है। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, जी न्यूज के दफ्तर में महिला एंकर ने कार्यस्थल पर यौन शोषण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई। कायदे से जांच कमेटी द्वारा न्यूट्रल जांच होनी चाहिए, लेकिन महिला पत्रकार का कहना उल्टा उन्हें परेशान किया गया, न्याय देने के बजाय नौकरी से ही निकाल दिया गया। इसके साथ साथ महिला पत्रकार ने आगे भी लिखा है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2 फरवरी को शाम 6:40 पे ये वादे किए जाते हैं। 3 फरवरी को मतलब कुछ घंटे बाद ही जानलेवा माहौल में बंधक बनाकर डरा धमकाकर पहले से इस्तीफा मांग लिया जाता है और इस्तीफा ना देने पे टर्मिनेशन आपके सामने होता है। योगिता वयाना लिख रही है, वेरी शॉकिंग, एक महिला पत्रकार के साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है और वो इंसाफ के लिए लड़ रही है, लेकिन तमाम मीडिया के बड़े एंकर्स इस गंभीर मामले पर चुप हैं, आखिर क्यों? इसके बाद महिला पत्रकार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे इस लड़ाई में आप सबके साथ की जरूरत है। मैंने बच्चियों को दबाव में काम करते हुए रोकर काम करते हुए देखा है। मैंने गटर छाप टिप्पणी न सिर्फ सुनी है बल्कि कई बार इसका विरोध भी किया। मैंने देखा है कि कैसे कुर्सी पर बैठकर मुंह में पान मसाला रखकर चटकारे दिए जाते हैं महिलाओं पर। मैंने देखा है और जिया है कि औरत की सफलता को उसकी कमर से नीचे तक आंका जाता है। मैंने देखा है और जिया है कैसे भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जाती है। खैर, लड़ाई बड़ी हो त्याग से बड़ी तो नहीं, इसलिए सबको लड़ना होगा और बोलना पड़ेगा। सोचिए किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। बेशक लड़कियों के मामले में पूरे देश में बहुत ही दयनीय स्थिति है, पर आगे आने वाले समय में दयनीय होने वाली है। लगातार जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं देश के, इससे तो यही लगता है कि महिलाओं के लिए ये देश का जो माहौल है वो असुरक्षा वाला बनता जा रहा है। और किस तरीके से सोचिए, एक महिला जज ने भी अपने हेड पर मतलब सीनियर जज पर आरोप लगाया था कि वो आधी रात को उन्हें घर बुलाते हैं। इस तरीके की खबरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन इस तरीके की चीजों पर आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? इसके साथ महिला पत्रकार आगे लिखती है, मेरे घर पर मालदीव घूमने चलो, मेरे साथ रूम में ठहरना। मैं अपने घर पर दारू पे बुलाओ, अकेले रहती हो तो एंजॉय करेंगे। लड़कियां हरी भरी अच्छी लगती हैं, तुम तो बहुत हरी भरी हो, क्या फालतू में जिम जाकर लोहा उठाती हो। कुछ आरोपों के तो गवाह भी। सोचिए किस तरीके से जो महिला मुस्लिम पत्रकार हैं वो आरोप लगा रही हैं टीवी चैनल के मालिकों पर और अपने सीनियर्स पर। आरोप जो लगाए गए हैं वो गंभीरता से पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और न्यूट्रल होकर ये सच जनता के बीच में जरूर लाना चाहिए कि महिलाओं के साथ आखिर कॉरपोरेट जगहों के साथ साथ महिलाओं की असुरक्षा में कैसे चूक हो जाती है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब गंभीरता से, जज्बात से, भावनाओं के साथ महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे होते हैं, तो कैसे इस देश में महिलाओं के चीरहरण की खबरें हमारे सामने आती हैं। सोचिए बिल्किस बानो से लेके मणिपुर से लेके देश की राजधानी जंतर मंतर और जंतर मंतर से फिल्म सिटी में बने हुए कॉरपोरेट टीवी चैनलों की एक ही हालत है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत बड़ी चूक हो रही है। सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए। और हर महिला से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कोई भी तरीके का गलत व्यवहार हो रहा है तो आप उसके खिलाफ बोलिए, लिखिए। सच लाना आपका काम है और ये ऐसे आरोपियों को एक्सपोज करते रहिए ताकि वो तमाम बच्चियां जो हिम्मत नहीं उठा पाती हैं, जो कमज़ोर हो जाती हैं, जो अपनी जान दे देती हैं और पिता साहू की तरह हिम्मत हार जाती हैं, वो इसलिए हो पाता है कि हम लोग बच्चियों के सही समय पर सही जगह पर खड़े नहीं होते। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।